हेलो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिलेशन के अबाउट पढ़ा था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने रिलेशन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए होंगे और आपने पूरा वीडियो देखा होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया उसमें समझने में तो आप डायरेक्टली इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस। तो देखिए, फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये ओरिजिनेट अगर हम करते हैं इसे तो ये रिलेशन से ही डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, हमने अगर एक रिलेशन आर लिया विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये समझ रहे हो आप लोग? मतलब क्या कि अगर हम एरो डायग्राम की बात करें तो ये ए हुआ और ये क्या हुआ, बी हुआ, और रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब ये रिलेशन में अगर आप एक बार पीछे का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जैसे डोमेन क्या बताया था मैंने आप लोगों को, अगर कोई फंक्शन कोई रिलेशन आर ए से बी तक डिफाइन हो रहा है, अगर रिलेशन आर ए से बी तक डिफाइन हो रहा है तो इसका डोमेन मतलब क्या, ए के वो एलिमेंट्स जिनका बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। कोडोमेन क्या बताया था, सेट बी को हम लोगों ने क्या कहा था, कोडोमेन कहा था। सेट बी के जो एलिमेंट्स आएंगे वो कलेक्टिवली क्या कहे जाएंगे, कोडोमेन। अब उसके बाद हमने रेंज भी एक्सप्लेन किया था। रेंज क्या बताया था मैंने आप लोगों को, सेट बी के वो एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर पेयर किसके साथ बन रहा हो, सेट ए के एलिमेंट के साथ, उसको हम लोगों ने कहा था रेंज। अब जैसे टाइप ऑफ रिलेशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था, एम्प्टी रिलेशंस पढ़ा था, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा था। तो देखिए, डोमेन में अगर हम रिलेशन के डोमेन की बात करते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स ऑर्डर पेयर विद द एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब ए के सभी एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना निश्चित जरूरी नहीं है इन केस ऑफ रिलेशन। अब यही रिलेशन फंक्शन कब हो जाता है, मतलब कि आप कह सकते हो कि अब हम ये बताना चाहते हैं कि यही रिलेशन फंक्शन कब होगा। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन इसमें जो हम लोग लेते हैं ये होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इट्स ordered pair. Every element of set A has its ordered pair. मतलब A के सभी एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बता रहा हूं आपको कि रिलेशन फंक्शन कब होगा। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, सेकेंड कंडीशन इज, देखिए पहला मैंने बताया ए के सभी एलिमेंट का, दूसरा क्या है एवरी, अगेन ये तो सेम रहेगा, मतलब इसमें लिख लीजिएगा क्या, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज यूनिक ऑर्डर्ड पेयर विथ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, विथ एलिमेंट्स ऑफ सेट। देखिए यहां दो टर्म है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। यहां पे क्या होगा, ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, तो ऑब्वियसली किसके साथ बनेगा, एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ। और यहां मैंने जो सेकेंड पॉइंट दिया है कि एलिमेंट ऑफ सेट ए के जो भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो ऑर्डर पेयर कैसे बनने चाहिए, दे शुड बी यूनिक। अब यूनिक क्या है इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां हमने ले लिया x1 x2 x3 x4, मतलब सेट ए में मैंने कितने एलिमेंट्स दिखाए आपको, 4 एलिमेंट्स, y1 y2 y3, और सेट बी में हमने कितना लिया, 3 एलिमेंट्स लिया। अब देखिए क्या बताया मैंने सबसे पहले कि सेट ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, मतलब इन सब का ऑर्डर पेयर इधर बनेगा। तो जैसे अगर ले लेते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, सबका ऑर्डर पेयर मैंने किसके साथ बना दिया। नाउ इज इट, मतलब ये जो सिचुएशन मैंने ड्रॉ किया है क्या ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है,
तो देखिए पहला कंडीशन क्या है, ए के सभी एलिमेंट का, तो हाँ भैया ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। अब यूनिकनेस की बात करते हैं, तो यूनिकनेस का मतलब समझिए क्या हुआ कि जैसे अगर मैंने ये ले लिया होता कि एक ए ले लिया, यहां सेट बी ले लिया, सपोज यहां x है, यहां y1 y2 है, अगर ये कंडीशन होता, ये अगर कंडीशन रहा, इस सेट ए का एलिमेंट जो हमने x लिया, यहां दो ऑर्डर पेयर कौन से बन रहे हैं, x y1 एंड x y2, तो एक ही x दो y के साथ ऑर्डर पेयर बना रहा है, मतलब सिंगल x असाइन टू टू डिफरेंट y विच इज नॉट अ फंक्शन। ये यूनिक ऑर्डर पेयर, यूनिक ऑर्डर पेयर नहीं हुआ, ये यूनिक ऑर्डर पेयर नहीं हुआ है, तो मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। तो होपफुली आप लोग समझ रहे हैं कि यूनिक ऑर्डर पेयर का मतलब क्या हुआ कि एक x का एक ही y के साथ, एक x का एक ही y के साथ, बट एक y का एक से ज्यादा x के साथ भी ऑर्डर पेयर बन सकता है। मतलब यूनिकनेस हमें किसके लिए देखना है, फॉर द एलिमेंट ऑफ सेट A। सेट A का ऑर्डर्ड पेयर, सेट A के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनना चाहिए, और कैसा बनना चाहिए, यूनिक ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। इसको हम लोग और एरो डायग्राम से बेटर समझने की कोशिश कर लेते। अब हमने कुछ एरो डायग्राम लिए हैं, अब इन एरो डायग्राम से हम देखेंगे कि वेदर ये जो रिलेशंस हैं, ये ध्यान रखिएगा, दीज ऑल आर रिलेशन तो होंगे ही, जैसे आपने सेट ए से बी तक एरो डायग्राम बनाया वो रिलेशन हो गया। अब इनमें कौन कौन सा रिलेशन फंक्शन हो सकता है, जैसे ये केस फर्स्ट लिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट में हम देख लेते हैं, ये अगर रिलेशन सब हमने मान लिया है क्या कि इफ आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, कि ये रिलेशन फंक्शन हो सकता है या नहीं। तो अगर केस फर्स्ट की बात करें तो देखिए रिलेशन को फंक्शन होने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या बताया मैंने, सेट ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए, सेट ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सेट ए का जो एलिमेंट है x4, अब आप क्लियरली इस डायग्राम से देख सकते हैं, एरो डायग्राम से, कि क्या x4 का ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं, केस फर्स्ट नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। और रीजन क्या दीजिएगा इसमें, बिकॉज, क्या लिखिएगा इसमें, बिकॉज x4 हैज नो ऑर्डर्ड पेयर, x4 हैज नो ऑर्डर्ड पेयर, x4 का कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, तो इसकी वजह से ये फंक्शन नहीं हुआ, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं हुआ, केस 1। अब केस 2 की बात करते हैं, तो केस 2 में देखिए क्या दे रखा है, ए से बी तक हमने जो रिलेशन डिफाइन किया है ये आर है, रिलेशन आर लिया हमने इन तीनों के लिए, आर रिलेशन ए से बी तक हमने डिफाइन कर दिया। अब यहां जो पहला क्राइटेरिया है कि ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पे एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये तो फुलफिल हो रहा है, बट इसमें अगर आप देखेंगे कि x1 के कितने ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, यहां अगर आप x1 के लिए बात कीजिएगा तो x1 का y1 के साथ भी बन रहा है और x1 का y3 के साथ भी बन रहा है, x1 y1 के साथ भी असाइन है और x1 y3 के साथ भी असाइन है, मतलब ये कैसा नहीं है, नॉट अ यूनिक ऑर्डर पेयर, नॉट अ यूनिक ऑर्डर्ड पेयर, ये यूनिक ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो देयरफॉर ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें भी क्या लिखिएगा, नॉट अ फंक्शन, और रीजन क्या लिखिएगा, बिकॉज क्या दे देंगे इसमें हम लोग, x1 फॉर्म नॉन यूनिक ऑर्डर पेयर, नॉन यूनिक ऑर्डर पेयर, नॉन यूनिक ऑर्डर पेयर, x1 फॉर्म नॉन यूनिक ऑर्डर पेयर, ये किसके लिए हो गया, केस 2 के लिए, तो ये भी आप क्या लिखेंगे, नॉट अ फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। अब हम केस 3 की बात करते हैं, तो केस 3 में हम दोनों केस देखते हैं। सबसे पहले बताइए सेट ए के सभी एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है या नहीं है, तो देख सकते हैं आप सबका ऑर्डर पेयर है, क्या ऑर्डर पेयर यूनिकली बन रहा है, तो हाँ देखिए x1 का किसके साथ साइन है, y1 के साथ, x2 किसके साथ है, y1 के साथ। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि x1 मतलब
एक y दो x के साथ फॉर्म कर सकता है, एक y एक से ज्यादा x के साथ ऑर्डर पेयर बना सकता है, बट एक x दो से ज्यादा ऑर्डर पेयर, दो से ज्यादा एलिमेंट के साथ, एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर नहीं बना सकता है। तो ये आपका क्या होगा, इट इज अ फंक्शन। ये वाला केस 3 में आप क्या कहिएगा, इट इज अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन है। इसके पहले हम लोगों ने एरो डायग्राम से देखा। अब देखिए उसे समझने का एक सिंपल वे है। सिंपल वे मतलब क्या है कि अगर हम कभी भी ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर हम किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y के फॉर्म में। तो आप अपने समझने के लिए x को क्या मान लीजिएगा, टाइम, और y को क्या एज्यूम कीजिएगा, पोजीशन। x को क्या एज्यूम कीजिएगा, टाइम, और y को क्या एज्यूम कीजिएगा, पोजीशन। अब एक सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट बताइए कि क्या एक टाइम पे, एट अ गिवन टाइम, दिए हुए समय पे कोई रियल ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट मोर देन वन प्लेस। मतलब एट अ गिवन पॉइंट इज इट पॉसिबल कि अ रियल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट एट मोर देन वन प्लेस? ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। तो बस आपको वही समझना है कि जैसे x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4, अगर हम इसकी बात करें तो क्या होगा कि एट अ गिवन टाइम, मतलब दिए हुए समय पे पोजीशन एक ही होना चाहिए, दिए हुए समय पे पोजीशन एक ही होना चाहिए। मतलब हमने ये लिख दिया तो x1 टाइम पे पोजीशन क्या है, y1। अब यही अगर हम लिखें, ऐसा करने की कोशिश करें, मतलब x1 टाइम पे हम क्या पोजीशन दे रहे हैं, इसको y1 भी दिखा रहे हैं और y3 भी, मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। एक टाइम पे मोर देन वन पोजीशन हो गया तो ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब ये फंक्शन नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको। x को पोजीशन टाइम मानना है, y को पोजीशन मानना है, और दिए हुए समय पे एक ही पोजीशन होगा, कैन नॉट हैव मोर देन वन पोजीशन। बट ये तो पॉसिबल नहीं है। बट ये पॉसिबल है या नहीं है कि दो टाइम पे डिफरेंट पोजीशन या तीन टाइम पे डिफरेंट पोजीशन? तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फॉर अ गिवन टाइम, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम, उसका पोजीशन क्या होगा, सेम होगा, मतलब ये पॉसिबल होगा। तो अगर आपको कभी भी फंक्शन की बात करनी है तो आप ये समझिएगा कि आपको क्या देखना है कि एक समय पे कितने पोजीशन है, एक समय पे कितने पोजीशन है। अब देखिए फंक्शन तो आपने समझ लिया कि अब इसको जरा डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, कि कहेंगे कैसे इसे डेफिनेशन। तो फंक्शन को हम f से रिप्रेजेंट करेंगे, f से, जैसे रिलेशन r से कर रहे थे। तो लिखेंगे क्या, if f be any function defined from a to b, f be any function defined from a to b, then every element of set a, then every element of set a has its ordered pair, with element of, has its, देखिए यहीं पे बेटर है कि हम लगा दें क्या, has its unique ordered pair with elements of set B, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। मतलब क्या, कोई रिलेशन फंक्शन कब होगा ये समझ रहे हैं, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो इसे हम मैपिंग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं, मैपिंग, और सेम एज फंक्शन। मैपिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन। मतलब इस फॉर्म में अगर आप दिखा रहे हैं तो इसे क्या कहिएगा, मैपिंग कहिएगा। तो समझ रहे हैं कि इफ f is any function from a to b, then every element of set A has its unique ordered pair with element of set B। समझ रहे हैं इसे? अब इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ भी हम लोग और अच्छे से समझते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इसे एरो डायग्राम मेथड से देखा। अब हम कुछ एग्जांपल लेके ज्यादा बेटर वे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया क्या, और एक चीज समझिएगा कि हम x और y में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या है, मान लीजिए अगर हम लेते हैं 2x प्लस 3, हमने ले लिया क्या, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। वी हैव टू चेक कि इज इट अ फंक्शन और नॉट, इज इट अ
फंक्शन हमें चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो देखिए तरीका क्या होगा, आप ये देखोगे, ये चेक करोगे कि x के लिए, दिए हुए x के लिए, मतलब फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x हमें y का एक ही वैल्यू आ रहा है या दो वैल्यू आ रहा है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x वी आर गेटिंग अ सिंगल वैल्यू ऑफ y और अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। तो इसमें जैसे आप ये समझ रहे हो कि अगर इसमें आप x इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो y कितना आएगा 5 एंड सो ऑन। अब बेटर है कि इस वाले सिचुएशन को, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, आप सभी लोग जानते हो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो 2x प्लस 3 है, इसमें x 0 पुट कीजिएगा, y कितना आएगा 3 आ जाएगा। मान लीजिए ये ले लेते हैं क्या 0,3। x अगर आप 0 पुट कर दे, y 0 पुट कर दे तो ये -3/2, 0। अब ये लाइन जो होगा इट इज लाइक दिस लाइन, ये ऐसा लाइन होगा, ये y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 को रिप्रेजेंट करेगा। इट रिप्रेजेंट्स y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब आप समझ लो इसमें कि क्या दिए हुए x की वैल्यू, इसमें मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं आपको ग्राफिकली, और ये स्ट्रेट लाइन तो जानते ही आप लोग, मैंने ड्रॉ कर लिया। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ x देयर मस्ट बी यूनिक वैल्यू ऑफ y। मतलब क्या कि x दिया हुआ है, x इज कांस्टेंट, तो हमें पता है x इज कांस्टेंट इज अ वर्टिकल लाइन। x इज कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास x इक्वल्स टू कांस्टेंट को ग्राफिकली दिखाना है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ वर्टिकल लाइन। इट रिप्रेजेंट्स अ वर्टिकल लाइन। तो हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। से हमने ये x इक्वल्स टू c लिया है तो इसका कोऑर्डिनेट c, 2c प्लस 3 आया। तो दिस इज आल्सो नोन एज वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी कहते हैं। कि अगर कोई सा भी वर्टिकल लाइन दिए हुए ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट करता है देन ओनली इट कैन बी अ फंक्शन, और अगर मोर देन वंस कट करता है तो इट कैन नॉट बी अ फंक्शन। वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होगा कि वर्टिकल लाइन क्या करना चाहिए, वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ एट वन पॉइंट पे करेगा, then only it can be a function. It can be a function. अगर कोई वर्टिकल लाइन दिए हुए ग्राफ को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तब वो फंक्शन हो सकता है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे कि एक और एग्जांपल, मतलब इस वाले केस में आप लोग समझ रहे हैं, और भी एग्जांपल लेके हम इसको देखिए। मैंने आपको मैपिंग से तो फंक्शन के बारे में बताया, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बताया। अब जो फंक्शन का लिखने का तरीका जो प्रॉब्लम में होता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मोस्टली जो फंक्शन लिखे जाते हैं किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। इसका मतलब क्या होगा, y इज f ऑफ x, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। y is a function of x। अब इसमें बहुत ध्यान से समझना है हमें, y भी वेरिएबल है और x भी क्या है, वेरिएबल है। y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, और y किस पे डिपेंड कर रहा है, y is a function of x, मतलब y depends upon x। y आप यहां से क्या कहोगे कि हम किस पे डिपेंड करवा रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन x। तो यहां x and y both are variable, तो हम यहीं से कहते हैं कि वेरिएबल्स आर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल को भी हम लोग दो टाइप का ले लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लीजिएगा, और दूसरा हम बोलेंगे क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, समझ रहे हैं इसे। जैसे यहाँ y और x दोनों की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास फंक्शन किस फॉर्म में है, y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में है, मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इस केस में y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो x क्या होगा, x इज इंडिपेंडेंट,
x इज इंडिपेंडेंट, और इस केस में क्या होगा, y इज डिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट। ये ध्यान रखिएगा, मैं कब बता रहा हूं, जब हम y को किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, fx के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब y को हम x के टर्म में लिख रहे हैं, तो x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है। एक चीज समझिएगा, फॉर अ गिवन क्वेश्चन अगर हमने फंक्शन को y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में लिया है, तो x को हम इंडिपेंडेंट मान के चल रहे हैं, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही फॉर्म में लेके चलेंगे। अब यही भी एक और चीज आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जैसे वेरिएबल टू टाइप्स के मैंने बताया, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, वैसे ही अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, एक आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे और एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट अगर लिखे हम तो कांस्टेंट ले लेते हैं, तो एक हम क्या दिखा देंगे यहां पे, यूनिवर्सल कांस्टेंट, एक होगा हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट, और दूसरा क्या लिखिएगा, जो सेकेंड टाइप आप कह सकते हैं, इट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और दूसरा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट आपको नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है कि जिसका वैल्यू ऑलवेज क्या होता हो, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पैरामीटर, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे अगर आपने 1 लिख दिया यहां, तो 1 इज ऑलवेज 1 हमेशा क्या है, 1 है, मतलब ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बट बेसिक इंटीग्रेशन तो आप लोगों ने 11th में सीखा होगा, या नहीं भी इंटीग्रेशन हटाइए आप, अगर आप सिंपल सा कहीं लिखते हैं ax प्लस b, तो a एंड b को हम कांस्टेंट बोलते हैं, बट उनका वैल्यू हम अलग अलग ले सकते हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बात करते हैं तो वो कांस्टेंट होते हैं, बट वो चेंज भी कर सकते हैं, जबकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो ये हमेशा फिक्स होगा। तो अब आप समझ रहे हो, वेरिएबल्स भी 2 टाइप के लेते हैं हम, और कांस्टेंट्स भी हम कितने टाइप्स के लेते हैं, 2 टाइप्स के लेते हैं। हम लोगों ने देखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट्स भी देख लिया हम लोगों ने। अब जैसे समझ लो कि अगर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x दिया होगा है कोई फंक्शन, if y इज इक्वल्स टू f ऑफ x be any, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होगा, आपके सिलेबस में जो पढ़ना है उसमें कोडोमेन क्या होना चाहिए, शुड बी रियल नंबर, और इवन डोमेन भी हमारा ऑलवेज क्या आना चाहिए, रियल नंबर। मतलब हम जो भी फंक्शन डिफाइन करेंगे वहां पे अगर हमने फंक्शन लिया तो ये क्या होना चाहिए, r से r तक। मतलब क्या कि फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन बोथ आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, बोथ आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मतलब अगर हम ले लेते हैं क्या, कोई भी फंक्शन हमने लिया y इक्वल्स टू fx के फॉर्म में, तो इस केस में इसका डोमेन क्या होगा। अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन मतलब आप लोगों को पहले भी मैंने रिलेशन में एक्सप्लेन किया था, तो यहां हम देख लेते हैं कि डोमेन मतलब क्या हुआ, वैल्यूज ऑफ x मतलब क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वैल्यूज ऑफ x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर विच y can be, y मतलब समझ रहे हैं, y can be uniquely determined, मतलब क्या हुआ कि अगर y इक्वल्स टू fx कोई फंक्शन है और उसका डोमेन आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या कहिएगा, x की वो वैल्यू जिसके लिए हम y निकाल सकते हैं। y कैसे निकाल सकते हैं, यूनिकली निकाल सकते हैं, वो उस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन होगा। वैसे ही अगर कोडोमेन की बात करते हैं तो कोडोमेन समझते हो कि अगर a से b तक डिफाइन हो रहा है, अगर सपोज फंक्शन हमारा a से b तक डिफाइन हो रहा है, तो सेट b को हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमेन। आप देखेंगे फर्स्ट सेकंड वाले वीडियो में मैंने बताया है, कोडोमेन बताया था रिलेशन का, तो वहां पे भी आप इसको जाके वापस से देख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है किसकी, रेंज की। तो रेंज क्या होता है कि अगर y इक्वल्स टू f ऑफ x है, तो वैल्यूज ऑफ y का मतलब क्या हुआ,
डिपेंडेंट वेरिएबल corresponding to its domain। रेंज का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ y corresponding to its domain, मतलब x का वैल्यू पुट करने पे जो y आ रहा है वो उसका क्या होगा, रेंज होगा। और डोमेन भी समझ रहे हैं। अब हम क्वेश्चंस को लेके इसे बहुत डिटेल में और ज्यादा अच्छे से हम इसको करते हैं। डोमेन और रेंज मैंने आपको समझाया। अब डोमेन पे हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर हमने लिया y इज इक्वल्स टू x प्लस 4, y इक्वल्स टू x प्लस 4, तो डोमेन में मैंने आप लोगों को क्या बताया है, x के वो वैल्यू जिसके लिए आप y यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो x प्लस 4 एक लीनियर फॉर्म है। यहां आप x का वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं और निगेटिव भी पुट कर सकते हैं। तो मतलब अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, हियर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब आपको डोमेन ऑफ f क्या मिला, इज रियल नंबर। डोमेन ऑफ f क्या मिला, रियल नंबर। और अगर लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया क्या, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब ये क्वाड्रेटिक है, तो अब इसमें भी आप समझ रहे हैं कि x का वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव और 0 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो इसका भी डोमेन हमको क्या मिला, रियल नंबर। तो एक जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिख लें कि अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल मतलब क्या हुआ, y इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू a0 x का पावर n, a1 x का पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन an, वेयर क्या लिखिएगा, a0 नॉट इक्वल्स टू 0 लेते हैं, जैसे ये क्या हो जाएगा, ऑफ डिग्री n। ये बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, n हमने क्या ले लिया, नेचुरल नंबर ले लिया, और ये a0 a1 एंड सो ऑन an को हमने रखा रियल नंबर। तो इट इज ए रियल पॉलिनोमियल। तो अगर पॉलिनोमियल है तो उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल अगर आप लीजिएगा तो डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल इज रियल नंबर। डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्या मिल जाएगा, रियल नंबर। मतलब कभी भी पॉलिनोमियल है तो कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्टली उसका डोमेन हम क्या लिखेंगे, रियल नंबर। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग देख लेते हैं टाइप वाइज, उसके जो जनरल फॉर्म में डोमेन्स क्या होते हैं। अगर मान लीजिए हम लेते हैं y इक्वल्स टू, एग्जांपल y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x। सिंपल सा एग्जांपल ले लिया हमने, स्क्वायर इक्वल y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, और इस फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है। तो मैंने बताया कि हम लोग जो पढ़ते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हैं, तो अगर x की वैल्यू अगर आप निगेटिव लोगे तो आपको पता है कि ये इमेजिनरी आएगा। आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हुआ है, पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग क्या लेके चलते हैं, i। तो हमें इमेजिनरी नहीं जाना है, हमें ऑलवेज क्या रखना है, रियल। मतलब कभी भी अगर स्क्वायर रूट आ गया तो उस केस में क्या लिखिएगा, इसका अगर डोमेन निकालना है तो x बिलोंग्स टू क्या हो, x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो अगर y इक्वल्स टू f ऑफ x हुआ तो इसका डोमेन के लिए आपको क्या करना होगा, डोमेन लेना है तो fx शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हम एग्जांपल ले लें कि y इक्वल्स टू, अगर मैंने आपको दे दिया x माइनस 4 और कहा कि फाइंड द डोमेन, तो इसका डोमेन फाइंड करना है तो क्या कीजिएगा, अब स्क्वायर रूट में है ये, तो x माइनस 4 को क्या रखिएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, मतलब x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे हम, 4 टू इंफिनिटी। इसका डोमेन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। ऐसे ही मान लीजिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने ले लिया y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब हमने एक क्वाड्रेटिक लिया है, तो अब यहां आप देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो अगर इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। आप लोगों ने क्लास 11th में थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा होगा।
वहां पे आप लोग साइन स्कीम जानते होंगे या वेवी कर्व मेथड जानते होंगे, तो उससे हम लोग प्लॉट कर लेते हैं यहाँ। और वैसे ही देखिए मैं उसको थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि कभी भी अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो इसके दो रूट्स कौन कौन से आते हैं, -2 और 3। तो हम नंबर लाइन पे उन्हें प्लॉट कर दिए। अब इन दो रूट्स ने नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया। आप किसी भी रीजन से वैल्यू ले लीजिए, मैं हमेशा 0 को एलोकेट करता हूं। तो 0 जैसे यहां है, डू नॉट शो इट, बस देखो 0 किस रीजन में है। 0 यहां है, 0 पुट करोगे क्या आएगा, ये निगेटिव। 0 - 3 इज -3, 0 + 2 इज 2, तो -3 × 2 इज -6, मतलब ये हमें निगेटिव आया। और ये कॉन्सेप्ट जानते हैं कि पॉजिटिव मिलता है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता। तो हमें कौन सा रीजन चाहिए, नॉन नेगेटिव वाला। तो कौन सा रीजन मिला, 3 से दिस साइड और ये इधर मिला। तो अब आप क्या कहिएगा, डोमेन इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 3 टू ∞। मतलब इस फंक्शन का आपको डोमेन क्या मिलेगा, -∞ टू -2 यूनियन 3 टू ∞। मतलब x की इसी वैल्यू के लिए हम यहां y को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं और वो रियल आना चाहिए। और भी एग्जांपल लेते हैं। अब हम ले लेते हैं रेशनल, मतलब रेशनल फॉर्म मींस हमने ले लिया क्या, x - 2 अपॉन x² - 4, x - 2 अपॉन x² - 4। इट इज अ फंक्शन। तो हमें सबसे पहले क्या डिफाइन करना है, इसका डोमेन फाइंड करना है। फाइंड द डोमेन। तो डोमेन फाइंड करना है तो आप देखिएगा ये किस फॉर्म में आ गया, रेशनल फॉर्म में। मतलब अब आप नोट कर लीजिए, कभी भी अगर y = fx अपॉन gx रहा, fx अपॉन gx रहा, तो अगर इस टाइप के फॉर्म में आपको डोमेन निकालना है तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, gx ≠ 0, मतलब x such that gx ≠ 0। एंड वन मोर थिंग, कि सबसे पहले आप ये समझना, fx एंड gx बोथ शुड एग्जिस्ट टुगेदर। fx और gx को भी क्या, उनके डोमेन को भी हमें देखना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं, लेट डोमेन ऑफ fx इज इक्वल्स टू d1 और डोमेन ऑफ gx इज इक्वल्स टू d2, और ये जो हमने माना है इसे हमने d3 एज्यूम कर लिया। तो अगर यहां फंक्शन की डोमेन की बात होगी कि fx अपॉन gx का डोमेन क्या आएगा, तो डोमेन ऑफ fx बाई gx, तो इसे आप क्या लिखिएगा, d1 इंटरसेक्शन d2, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन। और इसमें से कौन सा रीजन हटा दीजिएगा, x सच दैट जहां gx क्या होता हो, इक्वल्स टू 0 होता हो। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब समझ रहे हैं इंटरसेक्शन। तो fx और gx दोनों जहां डिफाइन हो रहा है, पहले हम उनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और उसमें से कौन सा पॉइंट हटा देते हैं, जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो इसमें देखिए सिंपल सा, ये आपको क्या है, x - 2 पॉलिनोमियल है, x² - 4 आल्सो पॉलिनोमियल, मतलब इन दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डोमेन ऑल रियल नंबर। तो बस हमें क्या देखना है कि जो डिनोमिनेटर है x² - 4 जहां भी 0 हो रहा है, मतलब x के वैल्यू क्या आ रहे हैं, +-2। तो अगर आप डोमेन ऑफ फंक्शन लिखिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -2 and 2। ये समझ रहे हैं ना क्यों आ रहा है, बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, और उसमें से हमने कौन सा पॉइंट हटा दिया, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर हमने लिया y = सपोज हम ले लेते हैं क्या, x - 1 का स्क्वायर रूट अपॉन रख लेते हैं हम क्या, x² - 9। समझिएगा, हमने ऊपर क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 एंड x² - 9। तो अगर आप देखोगे इसके डोमेन की बात करो, अगर न्यूमरेटर की डोमेन की बात करो तो x greater than or equals to 1। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, तो ऑल रियल नंबर, और डिनोमिनेटर 0 कहां होता, इज इक्वल्स टू 0 लीजिएगा, तो x का वैल्यू कितना आया, +-3। तो अब हमें क्या करना है, ये आपका न्यूमरेटर का हुआ,
और डिनोमिनेटर की अगर बात करते हैं आप तो x ऑल रियल नंबर, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 से ग्रेटर। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एग्जिस्ट करेंगे कहां, जब x किससे ग्रेटर हो, 1 से ग्रेटर। और वही डिनोमिनेटर में क्या है, x स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 और माइनस 3 पे 0 होता है, तो उन वैल्यू को हमें हटाना है, तो माइनस 3 तो लेंगे ही नहीं हम, तो क्या लिख देंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन लिखिएगा, तो क्या लिखिएगा, 1 से इंफिनिटी। ध्यान रखिएगा मैंने 1 से इंफिनिटी ले लिया और उसमें से मैं क्या हटा दूंगा, 3, बिकॉज 3 पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0। तो अब समझ रहे हैं इस फंक्शन का डोमेन हमें क्या मिला, 1 टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 3। देखिए जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक इंटरसेक्शन का यूज करके बताया था, तो हम पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमें fx प्लस माइनस gx आ गया, अगर ये एक फंक्शन मिला, hx हम इज इक्वल टू मान लेते हैं, तो डोमेन ऑफ hx इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, डोमेन ऑफ fx इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ gx। इन दोनों केस में अगर ऐसे ही हम ले लेते हैं क्या, hx इज इक्वल टू fx इंटू gx, तो इस केस में भी क्या आएगा, डोमेन ऑफ hx इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, डोमेन ऑफ fx इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ gx, डोमेन ऑफ fx इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ gx। यही hx इज इक्वल टू मान लीजिए मिल जाएगा क्या आपको, fx अपॉन gx, जो मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में लिखा था। तो डोमेन ऑफ hx लिखिएगा तो क्या आ जाता, इट इज डोमेन ऑफ fx इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ gx, ठीक है, माइनस इसमें से क्या कर लीजिएगा, x सच दैट gx इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं, मतलब इन जनरल अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें तो फंक्शन तो इसी फॉर्म में आएंगे, प्लस माइनस जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड देन डिवीजन, तो इस फॉर्म में आपको ऐसे ही करना है। इंटरसेक्शन समझ रहे हैं आप क्यों ले रहे हैं, बिकॉज फंक्शन वहां एग्जिस्ट कर रहा है। अब और भी फंक्शंस आ सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, सपोज हमने ले लिया 2 टू द पावर x, हमने क्या ले लिया 2 टू द पावर x, तो इसको आप लोगों को पता है कौन सा फॉर्म कहते हैं, इट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अगर इसके डोमेन की बात की जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करें तो जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं आप, y इक्वल्स टू a टू द पावर x, और a क्या लिखते हैं आप, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0, और हम ये भी कहते हैं कि a 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 लीजिएगा तो बेस 1 है तो वैल्यू 1 आएगा, वो कांस्टेंट के फॉर्म में चला जाएगा। a पॉजिटिव और x की बात करें तो ऑल रियल नंबर, मतलब पावर क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या कहिएगा, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, ऑल्सो रियल नंबर होगा। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या मिल जाता है हमें, रियल नंबर मिल जाता है। अब इसी में समझिए कि मैंने आपको कह दिया डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल नंबर, बट अगर हमें फंक्शन ऐसा मिल गया कि y इज इक्वल टू 2 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कैसा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल भी है एज वेल एज आपका स्क्वायर रूट फंक्शन भी है। तो अब आप दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एक्सपोनेंशियल है मतलब ऑल रियल नंबर होना चाहिए, और स्क्वायर रूट है तो मतलब ये कहां डिफाइन हो रहा है, तो ये कब डिफाइन हो रहा है, जब रूट के अंदर वाला टर्म क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और ये ऑल रियल नंबर, तो दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस फंक्शन का डोमेन आपको क्या मिल जाता, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो समझ रहे हैं कि यहां पे अगर 2 टू दी पावर fx या a टू दी पावर fx का फॉर्म आ गया और उसका अगर आपको डोमेन निकालना है तो क्या लीजिएगा, जो fx का डोमेन आएगा उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, रियल नंबर, मतलब यू कैन डायरेक्टली से इट इज अ डोमेन ऑफ f of x इन केस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
देखिए मैंने अभी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का बात बताया आपको, और ये समझिएगा कि हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। अभी देखते हैं हम लोगरिथमिक फंक्शन। तो लोगरिथमिक फंक्शन की बात करें, अगर मान लो रहता क्या y इज इक्वल्स टू log ऑफ x विद बेस a, तो आपको पता है a क्या होना चाहिए, a इज पॉजिटिव और a कैन नॉट बी 1, और x की बात करते हैं तो x ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, x ऑलवेज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब समझ रहे हैं ना, दैट इज x ग्रेटर देन 0। तो मतलब अगर लोगरिथमिक फॉर्म में है तो हमें इसका यूज करना है। जैसे अगर एग्जांपल लिया हमने कि y इज इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 4 विद बेस हमने ले लिया 3, और आपको डोमेन निकालना है। इसका डोमेन निकालने के लिए कहा गया, तो बहुत सिंपल है, बेस तो वेल डिफाइंड है, आपको क्या करना है, बस इसकी बात करनी है। तो x माइनस 4 क्या लीजिएगा, ग्रेटर देन, ध्यान रहे यहां इक्वलिटी मत लगाइएगा, बिकॉज log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। तो हमें यहां से क्या मिला, x ग्रेटर देन 4, मतलब डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए क्या, log ऑफ x माइनस 5, अब हमने यहां रख लिया x माइनस 1। नाउ नोटिस मैंने मतलब मैंने जो यहां log का बेस रखा उससे भी वेरिएबल ले लिया, और log हम किसका डिफाइन कर रहे हैं, x माइनस 5 का। तो कंडीशन देखेंगे, सबसे पहला क्या होना चाहिए, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एज वेल एज x माइनस 1 कैन नॉट बी 1, मतलब x कैन नॉट बी 2। अब देखो अगर इन दोनों की हम बात करें तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, x किससे बड़ा, 5 से, और यहां से क्या मिला, x 1 से बड़ा। तो x 5 से बड़ा और x 1 से बड़ा, दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लीजिएगा तो ऑब्वियस है 1 से भी ग्रेटर, जैसे आप ले रहे हैं यहां 1 ले लिए आप और 5 ले लिए, तो x 1 से ग्रेटर ये वाला रीजन, और यहां x 5 से ग्रेटर ये वाला रीजन, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, बेस। और एक वैल्यू आपको कौन सा छोड़ना है, x कैन नॉट बी 2, x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है। तो इन सबको देखिएगा तो आपको x क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी, मतलब इस फंक्शन का डोमेन आपको क्या मिला, इट इज फ्रॉम 5 टू इंफिनिटी। अब इसी को हम जनरल फॉर्म में लिख लें, मान लीजिए जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं क्या, y इज इक्वल्स टू log ऑफ fx विद बेस gx, log ऑफ fx विद बेस gx। और इस फॉर्म में अगर फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है तो टू इवैल्यूएट द डोमेन आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्या लीजिएगा, fx ग्रेटर देन 0, मतलब x सच दैट fx ग्रेटर देन 0, ठीक है। इंटरसेक्शन इसके साथ क्या लीजिएगा, x सच दैट gx ग्रेटर देन 0, और इन दोनों में से आपको क्या हटाना है फिर, x सच दैट gx इज इक्वल्स टू 1। इनको आप सब्ट्रैक्ट करके जब देखिएगा, मतलब क्या, इसे पॉजिटिव, इन दोनों के इंटरसेक्शन में से x के वो वैल्यू हटा दीजिएगा जिसके लिए log का बेस क्या हो रहा हो, 1 हो रहा हो, तो उसके बाद जो आपको मिलेगा फॉर्म वो क्या होगा, डोमेन ऑफ अ लोगरिथमिक फंक्शन। तो अब ये समझ रहे हैं, लोगरिथमिक फंक्शन भी रहा तो डोमेन आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप मतलब इनइक्वालिटीज को ढंग से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि इनइक्वालिटीज ही इसमें यूज होंगे। आप देख रहे हैं जो भी ये इनइक्वालिटी है, तो देखिए बेसिकली मैंने आपको डोमेन में जो जनरल फॉर्म्स हैं उनको मैंने बता दिया है। अब आप लोगों को करना क्या है कि इसके क्वेश्चंस, डोमेन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको किसी भी बुक से, जो भी आप बुक रेफरेंस ले रहे होंगे उससे आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके डोमेन हर टाइप के फंक्शंस का, जैसे मैंने आपको जनरल फॉर्म में बताया जो भी थे, ट्रिगोनोमेट्रिकल जानते हैं आप, क्लास 11th में पढ़े हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल वाले फॉर्म्स का भी यूज कीजिएगा। एंड देन वी हैव अ मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, फ्रैक्शनल वैल्यू भी आते हैं, इन सबको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और डोमेन निकालने के लिए सोचिए कि डोमेन वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है। इनइक्वालिटी अच्छे से सॉल्व कीजिए एंड देन आप डोमेन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे रेंज कैसे फाइंड करते हैं।
तो पहले आप लोग डोमेन को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं बार बार कहता हूं कि आप आसानी से उसे आप इनबॉक्स में डालिए, आपके क्वेश्चन को, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग एड्रेस करेंगे। तो आप इसे सॉल्व करें और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।